नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करेंगे बड़ी खबर की। सबसे पहले गुजराती सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रेकफास्ट बैठक और प्रधानमंत्री आवास पर दरअसल ये बैठक जो है वो चल रही है। आपको बताएं कि कई केंद्रीय मंत्रियों समेत सांसद मौजूद हैं इस बैठक में और करीब 1 घंटे तक ये बैठक जो है वो चलेगी। और बता दें आपको पीएम मोदी की बैठक में गुजराती सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट पर यह बैठक हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, सांसद जुगल सिंह लोखंडवाला सहित गुजरात राज्यसभा के 8 सांसद पीएम ब्रेकफास्ट बैठक में शामिल हैं। हर संसद सत्र में पीएम मोदी अलग अलग राज्यों के सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग करते हैं और लिहाजा अभी भी वही ब्रेकफास्ट मीटिंग जो है वो यहाँ पर चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक ये जो है वो चल रही है। कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं इस बैठक में। मंत्रियों के साथ साथ कई सांसद यहाँ पर मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक चलने वाली है। तो गुजराती सांसदों के साथ पीएम मोदी की ब्रेकफास्ट बैठक जो है वो चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है और साथ ही साथ इसमें कई सांसद और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजीव तिवारी का। राजीव, फिलहाल इस ब्रेकफास्ट मीटिंग को लेकर, बैठक को लेकर कोई ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ब्रेकफास्ट मीटिंग चल रही है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास पर और गुजरात के जो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, सभी लोग मौजूद हैं। देखा जाए तो कल जो नतीजे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के तो बहुत ही बेहतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता बहुत ही उत्साहित हैं। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रचार कर रहे थे तो बता रहे थे कि यह 2024 का जो है सेमीफाइनल है, इसको आप लोग जिताइए भारतीय जनता पार्टी को। तो काफ़ी उत्साहित है। हालांकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब भी सत्र चलता है तो किसी न किसी राज्य के जो सांसद हैं, राज्यसभा वहाँ के सांसद हैं और लोकसभा सांसद हैं, उन लोगों के साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं, तो उसी क्रम में देखा जा रहा है, लेकिन उसी क्रम में इसे देखा भी जा रहा है। लेकिन खास इसलिए हो जाता है राजीव क्योंकि कल ही गुजरात के नतीजे आए हैं। बम्पर जीत बीजेपी को मिली है और आज ही जब गुजरात के तमाम सांसद और तमाम मंत्री जो हैं वो पहुंचे एक साथ, उनके साथ अगर ब्रेकफास्ट पर बातचीत हो तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं खुशी की वजह से एक साथ है या फिर अब किसी और अगली रणनीति पर काम हो रहा है? बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री का जो विजन है बहुत ही साफ है और एक अगली रणनीति पर तो जरूर ही चर्चा करेंगे क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो वहाँ से जो है एक रोड मैप जो तैयार करेंगे गुजरात से, उसका इम्प्लीमेंट जो है हर राज्यों में करने की कोशिश करेंगे। जनमानस को कैसे जोड़ना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल ये जो चल रही मीटिंग ब्रेकफास्ट की, इसको तो आमतौर पर शिष्टाचार की मीटिंग की कही जाएगी, लेकिन अब प्रधानमंत्री की जो नज़र है वो चाहे राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात कीजिए या छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, साउथ में तेलंगाना की बात कीजिए, कर्नाटक की बात कीजिए, तो 9 राज्यों पे जो है प्रधानमंत्री का फोकस है और जो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह है उनका है। काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो ब्रेकफास्ट चल रहा है यहाँ पे। अब गुजरात में नया कुछ क्या करेंगे प्रधानमंत्री, इसको लेकर के चर्चा चल रही है यहाँ पे। जी, गुजरात की रिकॉर्ड जीत के बाद पीएम मोदी जिस तरीके से जनता जनार्दन का धन्यवाद अता कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो ये मीटिंग चल रही है, कहा यह जा रहा है कि 1 घंटे तक ये मीटिंग चलेगी। ऐसे में कोई अपडेट कि आखिर कौन कौन से सांसद इस ब्रेकफास्ट मीटिंग का हिस्सा है या कौन कौन से मंत्री इस ब्रेकफास्ट मीटिंग का हिस्सा है? बिल्कुल, देखा जाए तो लगभग सभी सांसद जो है मौजूद हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया की बात कीजिए या पुरुषोत्तम रूपाला की बात कीजिए, सभी लोग यहाँ पे और जो राज्यसभा सांसद हैं सभी लोग मौजूद हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य के सांसदों को आमंत्रित करते हैं तो उस दौरान पहले से ही उन लोगों को सूचना दे दी जाती है। तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद, चाहे वो केंद्र में मंत्री हो, सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं क्योंकि उस राज्य के डेवलपमेंट को लेकर के आने वाले समय में क्या कुछ करना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। और साथ ही वहाँ से जो है दूसरे राज्यों को एक मैसेज कन्वे किया जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो कुछ यहाँ पे कर रही है इससे बेहतर यहाँ पे कर सकती है। तो यहाँ पे तो जीत मिली है, आपने देखा कि एक ऐतिहासिक जीत मिली है। इससे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में, उनका भी जो है कहा जा सकता है उत्साह बढ़ा हुआ है, उनको एक एनर्जी मिली हुई है। क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनको ये लग रहा था कि अगर कहीं ना कहीं अगर बैकफुट पे हम लोग जाते हैं गुजरात में
चुनाव के पहले ये लोग लग रहा था कि अगर हम जाते हैं तो इसका मैसेज गलत जाएगा। यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो वहाँ प्रचार करने गए थे वो लगातार यही कह रहे थे कि 2024 का ये सेमीफाइनल है, लिहाजा आप लोग ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि हम दिल्ली में जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, लेकिन हम जब गुजरात आते हैं तो आपका अपना नरेंद्र मोदी भाई है, नरेंद्र मोदी भाई हमको कहा आप लोग कीजिए। तो इस तरह का जनमानस के साथ उन्होंने भावनात्मक लगाव एक जोड़ा लोगों को अपने फेवर में किया, जिसका परिणाम सामने है। और आज जो बैठक चल रही है, माना जा रहा है कि अब गुजरात में प्रधानमंत्री कुछ नया करने वाले हैं। अब ऐसे में नया क्या करेंगे इस बैठक के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। हालांकि कोई बोलता नहीं है बैठक के बाद। बनाए रखिए राजीव, अगर कोई कुछ बोले, कोई अपडेट हो तो समझ में आएगा कि आखिर इस बैठक का मकसद जो था वो क्या रहा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है और शाम 3 बजे विधायक दल की ये बैठक होगी। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस का अब मंथन जो है वो होगा। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में यह अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में सीएम के नाम पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री तय करने के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होने जा रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है कांग्रेस ने, और इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आज होने जा रही है। शिमला में स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ये बैठक बुलाई गई है और शाम 3 बजे कांग्रेस के विधायक दल की ये अहम बैठक होने जा रही है। शाम 3 बजे की विधायक दल की बैठक होनी है। कांग्रेस के प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिला है हिमाचल के अंदर, लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस की बारी है मंथन करने की, क्योंकि सबसे बड़ी जो कांग्रेस के सामने अब दिक्कत है वो ये है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो किसे बनाया जाए। लिहाजा इस बैठक में शाम 3 बजे सीएम के नाम पर भी मंथन होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। तो हिमाचल कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है। और वहीं सीएम पद के चेहरे को लेकर अभी तक सस्पेंस लगातार बरकरार है। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह का यह कहना है कि पार्टी के नेता ही तय करेंगे कि सीएम पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा, जिसके लिए जल्द से जल्द बैठक बुलाई जाएगी जिसमें सभी नेता शामिल होंगे। सूत्रों के हिसाब से ये बैठक चंडीगढ़ में हो सकती है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। कांगड़ा से आएगा 7-8 घंटे उसको लगेंगे, भरमौर से आएगा उसको इतना और भी टाइम लगेगा, तिस्सा से आएगा उसको उतना टाइम लगेगा, लाहौल स्पीति से आएगा उसको भी उतना ही टाइम लगेगा। तो सबकी कन्वीनियंस को देखते हुए कि एक सेंट्रल जगह रखी जाए जहां सबके लिए जर्नी भी कम हो जाए, आना जाना भी इतना मुश्किल ना हो, तो इसलिए चंडीगढ़ चुना था कि हम सब बैठकर चंडीगढ़ में मीटिंग कर लेते हैं और हमारा सफ़र भी आधा कम हो जाता है। तो इसलिए हम कल विधायकों की मीटिंग वहां पर लेंगे। आई होप सब पहुंच पाए, अगर कल नहीं तो परसों से ही फिर हम बैठकर हमारे हाई कमांड से जो लोग आए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर है, चाहे हुड्डा जी है, चाहे हमारे शुक्ला जी है, प्रभारी लोग हैं, और जो ऑब्जर्वर्स लगाए, दे ऑल विल बी देयर एंड दे विल आल्सो सिट विद द विधायक एंड उनका ओपिनियन लेंगे कि आप क्या चाहते हैं। अल्टीमेटली तो विधायकों की आवाज प्रिवेल करेगी कि वो किसको अपना लीडर चाहते हैं। और चलिए बढ़ते आगे और बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, क्योंकि गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की है, चिंता जताई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को गिरिराज सिंह ने जरूरी बताया है। बढ़ती जनसंख्या पर बोले हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। उन्होंने कहा कि हमें भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा, कानून नहीं मानने वाले सरकारी सुविधाओं से वंचित रहेंगे। तो एक बार फिर से गिरिराज सिंह जो थे वो जिक्र करते नजर आए यहाँ पर बढ़ती जनसंख्या पर। उन्होंने चिंता जताई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आखिर क्यों जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो जरूरी है। तो इससे पहले भी कई बार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बढ़ती जनसंख्या पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। आज हमारे पास आबादी 18% से ऊपर हो गया, जमीन 2.5% है, पानी 4% से कम है, और चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा करते हैं, हम 1 मिनट में 32-33 बच्चा पैदा करते हैं। तो हमें उनके बराबर अगर जाना है तो हमें भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा, ऐसा कानून जो
चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दें, सरकारी सुविधाओं से वंचित। और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, मध्य प्रदेश के बैतूल से बड़ी खबर है। बोरवेल में गिरे बच्चे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और पिछले 7 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है। पिछले 7 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बच्चे तक पहुंचने के लिए सुरंग जो है वो बनाई जा रही है। हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। 6 दिसंबर को शाम 5 बजे बोरवेल में ये बच्चा गिरा था, लेकिन दरअसल यहाँ पर खाई होने की वजह से यहाँ पर पथरीला ये पूरे जो गड्ढे हैं उनकी होने की वजह से राहत बचाव कार्य को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश से यह अहम खबर है, जहां के बैतूल में बोरवेल में एक बच्चा गिर गया था, लेकिन बोरवेल में गिरे बच्चे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और पिछले 7 घंटे से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन बच्चे तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। बच्चे तक पहुंचने के लिए सुरंग जो है वो बनाई जा रही है। तो 6 दिसंबर की ये बात है, जब 6 दिसंबर को शाम 5 बजे बोरवेल में ये बच्चा गिरा था। उसके बाद से हर मुमकिन कोशिश तन्मय को बचाने की जा रही है। बच्चे का नाम तन्मय है और मांडवी में 55 फीट के बोरवेल में ये मासूम जो है वो गिरा हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी खास खबर, राहत की खबर हम कहेंगे, अभी तक नहीं आई है। लेकिन दुआओं का दौर लगातार जारी है, कोशिश लगातार जारी है। राहत बचाओ टीम की, एनडीआरएफ की टीम की लगातार ये कोशिश है कि कैसे भी करके तुरंत तन्मय को बाहर निकाला जा सके। हो गई है, बल्कि स्टार्ट हो गई है। उसमें ये जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है, जो एक्सपर्ट टीम है, उनके द्वारा जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है उसमें 3 बाय 3 फीट की एक सुरंग नुमा रास्ता बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आदमी जो भी रेस्क्यूअर वो अंदर जा सकेगा और बालक तक रीच कर सकेगा। उसके लिए 8 बार डिगिंग की आवश्यकता है और उसमें से 6 बार डिगिंग हो चुकी है। अब सब्बल से और मैन्युअली उतने एरिया को तोड़कर उसमें से माल निकालकर फिर अंदर जाने का प्रयास किया जाएगा। और उसके पीछे भी पत्थर की एक चरत है, वो भी सब्बल से तोड़ा जाएगा और बच्चे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। देखिए हार्ड रॉक आ रहा है, हाँ ये देखिए हार्ड रॉक आ रहा है, जिससे स्वयं ही दृष्टिगोचर है कि बड़े बड़े पत्थर और हैवी पत्थर आए हैं रास्ते में। अब तक तो तोड़ लिया गया, अब तक तो मशीनों का भी उपयोग किया गया दूरी पर, अब बालक के पास पहुंच गए हैं। तो इस कारण से अब बहुत सेंसिटिव स्थिति है और बड़ी बारीकी से इसको एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है। तो लगातार दुआओं का सिलसिला जारी है, प्रार्थना की जा रही है कि तन्मय सुरक्षित सही सलामत वापस बाहर निकल के आ जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे असम के सीएम हेमंत बिस्वा की। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि पुरुष 3-4 महिलाओं से शादी नहीं कर सकते, हमें ऐसी व्यवस्था को बदलना होगा। सीएम ने कहा कि एक पुरुष को 3-4 शादियों का अधिकार नहीं, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना होगा। तो असम के सीएम का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक पुरुष को 3 से 4 शादियों का अधिकार नहीं है और मुस्लिम महिलाओं को हमें न्याय दिलाना होगा, क्योंकि एक पुरुष को 3 से 4 शादियों का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पुरुष 3 से 4 महिलाओं से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुषों को ये अधिकार नहीं है और हमें ऐसी व्यवस्था को बदलना होगा। आगे बढ़े की बात करेंगे श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी अहम खबर की। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में आफ्ताब की आज पेशी हो रही है। आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफ्ताब को पेश किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब पेश होगा। आफ्ताब पर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने का आरोप है। तो श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज आरोपी आफ्ताब की अहम पेशी होने जा रही है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में ये पेशी होगी और 10 दिन पहले आफ्ताब को ले जा रही वैन पर कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी, जिसको ध्यान में रखते हुए आज आफ्ताब की पेशी जो है कड़ी सुरक्षा में की जाएगी यहाँ पर। तो आज आफ्ताब की साकेत कोर्ट में पेशी है। तो सुरक्षा के लिहाज देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज ये पेशी होने जा रही है। और दरअसल आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी हमले की कोशिश हुई थी और तिहाड़ ने विशेष सुरक्षा की मांग भी की थी आफ्ताब की। तो श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला को आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। 10 दिन पहले भी आफ्ताब को ले जा रही वैन पर 4 से 5 लोगों ने हमले की कोशिश की थी, जिसके चलते तिहाड़ जेल ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मुहैया कराने को भी कहा था। पेशी के दौरान पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूतों को कोर्ट में रख सकती है।
तो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। दरअसल श्रद्धा के पिता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और करीब 1 बजे मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपी को सजा दिलाने की मांग करते हुए नजर आएंगे श्रद्धा के पिता। तो करीब 1 बजे मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है। श्रद्धा के पिता आएंगे, बाकायदा मीडिया के सामने वो तमाम बातें रखेंगे और कहा यह जा रहा है कि आरोपी को सजा दिलाने की मांग वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। तो श्रद्धा केस से ये जुड़ी अहम खबर कि एक तरफ आरोपी आफ्ताब की पेशी और वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा के पिता की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो एक तरफ आफ्ताब की पेशी अहम होने जा रही है साकेत कोर्ट में और दूसरी तरफ जो श्रद्धा के पिता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की वो बात करेंगे। तो देखना होगा कि आज जब पेशी होगी आफ्ताब की दिल्ली के साकेत कोर्ट में तो क्या कुछ होता है, क्योंकि दरअसल आज कहा यह जा रहा है कि पेशी के दौरान पुलिस जो है आरोपी के खिलाफ सबूतों को कोर्ट में रख सकती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि जब 1 बजे श्रद्धा के पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो क्या कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मालदीव पहुंच चुकी फिलहाल एनआईए की टीम, क्योंकि आतंकियों के इनपुट्स खंगालने के लिए यहां पर टीम जो है वो पहुंची है। 15 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जांच लगातार जारी है। मालदीव सरकार ने भारत सरकार को इस बात की जानकारी साझा की थी, जानकारी दी थी। एनआईए की टीम मालदीव पुलिस के साथ फिलहाल जांच कर रही है। तो 15 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद लगातार जांच जो है वो जारी है। 15 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद अब आज एनआईए की टीम जो है वो मालदीव पहुंची हुई है और आतंकियों के इनपुट्स खंगालने के लिए फिलहाल यहां पर टीम जो है वो पहुंची है एनआईए की, क्योंकि 15 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और 15 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद लगातार जांच जो है वो इस सिलसिले में जारी है। मालदीव सरकार ने भारत सरकार को इस बात की जानकारी दी थी और एनआईए की टीम फिलहाल मालदीव पुलिस के साथ इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इस पूरे मामले से जुड़े तथ्यों को तलाशने की कोशिश कर रही है। और राजस्थान के जोधपुर से अगली खबर है। जोधपुर के शेरगढ़ में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां पर गैस सिलेंडर फटने से 7 लोग झुलस गए। कुछ ग्रामीणों ने बीच बचावकर आग पर काबू पाया। आग के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में दूल्हे के माता पिता और बहन भी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। इनमें से बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसे में 2 बच्चों की भी मौत हो गई है। दरअसल जोधपुर के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भूंगरा गांव में एक शादी समारोह के आयोजन के दौरान हलवाई के पास लगे गैस के सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। गैस सिलेंडर फटने से घर में मौजूद 7 महिला, पुरुष और बच्चे झुलस गए। अचानक सिलेंडर फटने के बाद हादसे से शादी समारोह में अफरा तफरी का माहौल बन गया। चीख पुकार के साथ झुलसे हुए लोग बचने बचाने की कोशिश करने लगे। कुछ ग्रामीणों ने बीच बचावकर आग पर काबू पाया। आग के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वो है गहना बक्सो हो सके क्या वो है। हस्बैंड आज शादी में गए हुए हैं मिस्टर उमेश सिंह जी, तो मेरे यहाँ से ये संभालते हैं। रोहित बड़े मेरे जेठ तस्सा की तरह ही है। जब्बर सिंह जी रोहित जिला परिषद मेंबर है, तो ये फौरन उसी टाइम आ गए मेरे साथ और मैंने पूरा जायजा लिया है। बहुत ही अच्छे से डॉक्टर टीम काम कर रही है, प्रशासन बहुत अच्छे से लगा हुआ है। कितने घायल तो कम से कम 63 बता रहे हैं, उसमें से 50 या 60 वहीं बालेसर के आसपास हमने वहाँ पर रखा है। और मैंने प्रशासन से ही बात करी और जब मुझे मालूम पड़ा, मैं ट्रेन में आ रहा था जोधपुर, और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा मैंने कलेक्टर महोदय से भी बात करी। उन्होंने कहा कि हमने अब यहाँ पे हॉस्पिटल में तो अलर्ट कर दिया है और साथ ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सारी गाड़ियाँ जो हैं, कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस से भी रवाना हुए थे और दूसरी गाड़ियों से रवाना हुए थे, तो मैंने यही कहा था कि आप व्यवस्था करें थोड़ा ट्रैफिक इस तरह के, तो जल्द से जल्द पहुँच पाएँ, क्योंकि बर्न इंजरी है तो इन्फेक्शन फैलने का और दूसरे जो डर रहते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप उस गाड़ी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचा सके ताकि बर्न वार्ड में उनको शिफ्ट कर सकें। ये बात मेरी फ़ोन पे ही हो गई थी और मैंने साथ ही MLA मैडम मनीषा जी से बात करी थी, मीना कंवर जी से भी बात हो रही थी। और अभी जिस तरीके से सारी व्यवस्था है वो मैं देख रहा था कि मैं जो डॉक्टर यहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब थे, मैंने उनको कहा कि आप सब काम छोड़ के पूरी व्यवस्था और इनका जल्द से जल्द किस तरीके से उनको राहत पहुँचा सके
और मैं यही मांग करूँगा कि इस वक्त इस घड़ी में हम सब लोग इस परिवार। देखिए, जैसे ही हमें सूचना मिली तो MGH हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा बर्न्स वार्ड है, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी और मेडिकल और पैरामेडिक स्टाफ सबको अलर्ट कर दिया गया था और माकूल व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई थी। और जैसे जैसे अब, क्योंकि अब सारी जो रेफ़र हुए थे सब आ चुके हैं और उनका फर्स्ट एड करके ऊपर हमने वार्ड्स इनके लिए स्पेशल डेडिकेटेड कराए हैं। पर्याप्त हमारे पास डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दवाइयों की व्यवस्था है। पर क्योंकि हादसा, जैसे आपको भी पता है, काफ़ी गंभीर हादसा है और बर्न्स के जो परसेंटेज है जो पेशेंट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए, 42 लोग, 60 के लगभग की जानकारी है जो इंजर्ड हुए थे। उनमें से 42 लोगों को रेफ़र किया गया, 42, और 42 को रेफ़र जो किया गया उनमें से अब लगभग सब आगे हैं और उनका इलाज जो है एज़ पर जो बर्न्स परसेंटेज है उस हिसाब से चल। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मुक्तसर लाया गया है और मुक्तसर पुलिस को बिश्नोई की 6 दिन की कस्टडी दी गई है। बिश्नोई को कल देर रात मुक्तसर लाया गया और फिरौती के मामले में दरअसल लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है और आज अदालत में पेश किया जाएगा। तो मुक्तसर पुलिस को आपको बता दें कि 6 दिन की रिमांड मिली है फिलहाल और बिश्नोई को देर रात मुक्तसर लाया गया है, कल देर रात। और अब फिरौती के मामले में दरअसल लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।